फोक्सवैगन अपनी 87 ईयर की हिस्ट्री में पहली बारी अपने जर्मनी के 3 बड़े कार प्लांट्स को बंद करने वाला है, जिसकी वजह से 35,000 एम्प्लॉयज अपनी जॉब लूज कर देंगे। क्योंकि इस ब्रांड के क्वार्टरली प्रॉफिट 65% से डिक्लाइन हो गए पिछले साल, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है और इस ब्रांड का मार्केट कैप 70% से इरोड हो गया है 2 साल के अंदर अंदर। कर्जा इतना हो गया इस ब्रांड के ऊपर कि काफी सारी कंट्रीज मिलकर भी पे ऑफ नहीं कर सकती और काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ साल के अंदर अंदर ही फोक्सवैगन बैंकरप्ट हो सकता है। Workers at Germany's car giant Volkswagen are going on strike here. So the problems at VW really seem to be escalating. फोक्सवैगन की शुरुआत होती है 1937 में एज अ स्टेट ओन्ड कंपनी, क्योंकि इस टाइम में सिर्फ 50 लोग थे जर्मनी में जिनके पास पर्सनल कार्स थी और जर्मनी की सरकार चाहती थी थोड़ा ऑटोमोटिव कल्चर को प्रमोट करना और ऐसी गाड़ी बनाना जो कि एक एवरेज जर्मन सिटीजन भी अफोर्ड कर पाए। तो इसलिए पोर्शा के फाउंडर फेर्डिनेंड पीएच के साथ इन्होंने गाड़ी बनाना शुरू करी और लॉन्च करी द फोक्सवैगन बीटल या विद द पीपल्स कार। इस गाड़ी के लॉन्च के साथ ही इसको काफी बढ़िया ट्रैक्शन मिलना शुरू हो गई, पर फिर बाद में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। जर्मनी की ऑलमोस्ट हर एक फैक्ट्री को बॉम्ब कर दिया गया और जो सारा इन्होंने प्रोग्रेस किया था वो सारा खत्म हो गया। इन्होंने दोबारा जीरो से स्टार्ट करा और 1955 तक आते आते फोक्सवैगन बीटल की 1 मिलियन यूनिट्स बिक गई थी जर्मन मार्केट में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। पर आने वाले सालों में प्रोग्रेस और जल्दी होना शुरू हो गया, क्योंकि 1960s तक आते आते इस गाड़ी की एक सिंगल साल में 1 मिलियन यूनिट्स बिकना शुरू हो गई और 1970s तक आते आते इस गाड़ी की 2 करोड़ यूनिट्स बिक गई थी जर्मन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में कंबाइन करके, और ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन गई थी। पर इस टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जर्मनी के लोग काफी अमीर होना शुरू हो गए थे। उन्हें एक पीपल्स कार नहीं चाहिए थी, उन्हें ज्यादा बढ़िया लग्जरी और ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए थी अपनी गाड़ी में। तो इसलिए फोक्सवैगन ने जल्दी से अडॉप्ट करा और 1973 में अपनी फोक्सवैगन पसार्ड को लॉन्च करा एज अ बिग फैमिली कार और 1974 में अपनी फोक्सवैगन गोल्फ को लॉन्च करा एज अ मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मोर लग्जूरियस एंड मोर ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी। लोगों ने इन कार्स को कुछ ज्यादा पसंद करा, इसलिए 1980s तक आते आते फोक्सवैगन का ईयरली रेवेन्यू $20 बिलियन वाले मार्क को क्रॉस कर गया, जिसको अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है उससे 50 साल बाद भी अगर आप आज का महिंद्रा का और टाटा मोटर्स का इंडिया ईयरली रेवेन्यू कंबाइन कर दे, वो मुश्किल से $20 बिलियन वाले मार्क को क्रॉस करता है और इस ब्रांड ने आज से 50 साल पहले इस वाले मार्क को क्रॉस कर लिया था। बहुत ही बड़ी बात है। 1980s में इस ब्रांड के पास इतने पैसे आ रहे थे, इतनी बढ़िया सेल्स हो रही थी कि इनके पास पैसे संभालने के लिए जगह नहीं थी, तो इसलिए बाइंग स्प्री पे चले गए और बड़े बड़े कार मेकर्स को परचेज कर लिया। फॉर एग्जांपल C8, स्कोडा, बेंटली, लैम्बोर्गिनी, ऑडी और अपनी एक काफी बड़ी लग्जरी कार पोर्टफोलियो को बना लिया। और 1990s तक आते आते चाइना ने अपनी ऑटोमोटिव मार्केट को खोल दिया इंटरनेशनल कार मेकर्स के लिए। फोक्सवैगन पहले कार मेकर्स में से था जिन्होंने चाइना में एंट्री करी और 2008 तक आते आते ये चाइना का सबसे बड़ा कार मेकर बन गया, जिसमें हर 3 में से एक गाड़ी फोक्सवैगन की थी। और लिटरली जैसे हमारे इंडिया में मारुति फेमस है, चाइना में फोक्सवैगन फेमस था। और 2008 के अंदर अंदर ही ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। सबसे बड़ी कार कंपनी नहीं, सबसे बड़ी कंपनी। तो आप माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वगैरह अगर आप सबको मिला लोगे वो भी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी फोक्सवैगन बड़ी हो गई थी। और दोस्तों इसके बाद ही दिक्कतें आना शुरू होती है और इनके स्कैंडल्स के बारे में पता चलना शुरू होता है, जिसमें 2002 के बाद फोक्सवैगन अपने क्लीन डीजल व्हीकल्स को बहुत प्रमोट करते थे। मतलब वो इनकी ऐसी गाड़ियां थी जिनमें डीजल इंजन थे पर काफी बड़ी एफिशिएंसी थी और ये वाली गाड़ियां काफी कम पोल्यूशन फैलाती थी। तो इसलिए लोगों को बहुत ही मजे आते थे इन वाली कार्स को परचेज करने में कि बड़ी एफिशिएंसी मिल रही है और इनके अंदर पोल्यूशन भी काफी कम फैलता है। और लिटरली इनके डीजल इंजन इतने ज्यादा बढ़िया माने जाते थे एज कम्पेयर टू बाकी कोई भी और कार मेकर कि इनका एक तरफा राज था डीजल मार्केट में। पर फिर 2014 के अंदर इनकी गाड़ियों के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसके अंदर पता चलता है कि इनके ECU के अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है। इसको जब पता चलता है कि गाड़ी टेस्टिंग फैसिलिटी के अंदर है तो वो गाड़ी के इंजन की पावर को कम कर देता है और ऑटोमेटिकली इंजन कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, जिससे वो सारी टेस्टिंग फैसिलिटी के सारे मार्क्स को क्रॉस करता है। और हर एक बंदे को लग रहा था कि भाई ये तो बहुत ही कम पोल्यूशन फैलाती है फोक्सवैगन की डीजल कार, जबकि इन रियलिटी ये 40 टाइम्स ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करी थी एज कम्पेयर टू परमिसिबल लिमिट। 40 गुना ज्यादा, 40% ज्यादा नहीं, 40 गुना ज्यादा, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफी बड़े अराउंड $30 बिलियन के फाइन लगते हैं और जो इनकी पूरी रेप्यूटेशन बनी थी पिछले 50-60 सालों में पूरी टार्निश हो जाती है। जो हर एक बंदा सोचता था कि फोक्सवैगन पीपल्स कार बनाते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया एफिशिएंसी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और बहुत ही बढ़िया रिलायबिलिटी ऑफर करती है कम प्राइस में, वो सारी में टार्निश हो गई थी। लोगों ने इनकी कार्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। जो पहले लोग इस ब्रांड को भोला समझते थे, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा चलाक है, तो अपनी इस बेकार ब्रांड इमेज के ऊपर व्हाइट वॉश करने के लिए इस ब्रांड ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान्स का आउटले करा। इसमें इन्होंने कहा कि $35 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे अपनी पूरी फ्लीट को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, पर बाद में इस वाली इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके $40
बिलियन डॉलर्स कर दिया, फिर 80 बिलियन डॉलर्स कर दिया, फिर 84 बिलियन डॉलर्स कर दिया, और अभी रिसेंटली न्यूज आ रही थी 193 बिलियन डॉलर्स की, जिसका अगर आपको पर्सपेक्टिव दूं तो आप लिटरली छोटे मोटे नेशंस खरीद सकते हो, श्रीलंका या फिर नेपाल जैसे, इतने पैसों में जितना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। और जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान्स को आउटले करा, इनके साथ दिक्कतें आना शुरू हो गई, क्योंकि इन्हें वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मेकर बनना था। और फिलहाल इस टाइम में वर्ल्ड के दो सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार मेकर थे, BYD और टेस्ला। और इन्होंने नोटिस करा कि इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है कि ये वर्टिकल इंटीग्रेशन को बहुत फॉलो करती है। मतलब जो कार मेकर है खुद से ज्यादा पार्ट्स को बना रहे हैं अपनी गाड़ी के एज कम्पेयर टू बाहर से या फिर किसी और कंपनी से परचेज करना। फॉर एग्जांपल टेस्ला अपनी पूरी गाड़ी के अंदर के 68% पार्ट्स को खुद बनाती है, BYD अपनी गाड़ी के अंदर के 75% पार्ट्स को खुद बनाते हैं, वही Volkswagen अपनी गाड़ी के सिर्फ 35% पार्ट्स को खुद बना रहा था और बाकी सारी दूसरी कंपनी से परचेज कर रहा था। इसलिए वर्टिकल इंटीग्रेशन को और फॉलो करने के लिए इस ब्रांड ने दो सब्सिडीज को फॉर्म करा। एक था कार यार्ड, जिसके अंदर ये ब्रांड अपने सॉफ्टवेयर को बनाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और अपने खुद के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेगा अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए। और अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो दिस वाज अ कंप्लीट डिजास्टर, क्योंकि पूरी जो सारी इलेक्ट्रिक मार्केट है उसके अंदर जो सारी गाड़ी है, जो वर्स्ट सॉफ्टवेयर था वो Volkswagen का है और फिलहाल भी वर्स्ट सॉफ्टवेयर Volkswagen का है। इनके सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ज्यादा लैग है, बिल्कुल अच्छा UI नहीं है, बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। तो काफी लोग तो सॉफ्टवेयर के चक्कर में इनकी फिलहाल इलेक्ट्रिक कार्स को परचेज नहीं कर रहे through this useless screen that sometimes freezes and और बैटरीज को बनाने के लिए इस ब्रांड ने पावर को नाम की कंपनी को बनाया, जिसके अंदर ये ब्रांड इलेक्ट्रिक बैटरीज को बनाएगा कार्स के लिए और दूसरे कार मेकर्स को भी बेचेगा। ये इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि बाकी सारे कार मेकर्स के साथ भी इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल महिंद्रा वगैरह के साथ। तो ये दोस्तों फिर भी ठीक चल रहा है। और दिक्कत क्या हुई कि क्योंकि इस ब्रांड ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इतना फोकस करना शुरू कर दिया, तो अपने नॉर्मल जो IC इंजन वाले या फिर पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल्स है उन पे ध्यान देना बंद कर दिया या फिर स्लो कर दिया और अपग्रेड्स को लाना स्लो कर दिया। तो इसलिए जो कॉम्पिटिशन है वो काफी आगे बढ़ गया, इनकी सेल्स काफी कम होना शुरू हो गई नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट के अंदर और साथ में चाइना, जो कि इस ब्रांड की सबसे बड़ी मार्केट थी और इस ब्रांड के आधे प्रॉफिट चाइना के अंदर से आते थे। वहां पे इस ब्रांड का मार्केट शेयर 2019 के बाद कंसिस्टेंटली कम होता गया, जो कि 2019 में अराउंड 20% का था और 2023 में अराउंड 13% का रह गया और इनके प्रॉफिट्स भी वापस 60% डिक्लाइन हो गए पिछले साल। तो आधे प्रॉफिट्स आ रहे चाइना से, जो कि एक टाइम पे इस ब्रांड की कैश काउ थी और इसी वाले सारे प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके ये ब्रांड अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली इनोवेशन पे ध्यान दे रहा था। पर अब क्या सिचुएशन हो रही है कि इस ब्रांड की एग्जिस्टिंग कार्स की सेल्स कम हो रही है, तो इसलिए प्रॉफिट कम आ रही है और वही इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बढ़ते जा रही है। तो पैसा आ कम रहा है और जा ज्यादा रहा है, तो इसलिए इस ब्रांड के कैश फ्लोस नेगेटिव हो गए। और ये भी अगर कम था तो यूरोपियन मार्केट के अंदर इस ब्रांड की डोमिनेंस काफी कम हो गई। इसकी क्या सारे ऑलमोस्ट जर्मन कार मेकर की डोमिनेंस कम होते जा रही है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद यूरोप एक काफी स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन के अंदर है, जिसमें उनकी इन्फ्लेशन काफी बढ़ रही है पर उनकी GDP इतना बढ़ नहीं रही और पे इतना बढ़ नहीं रहा लोगों का, तो इसलिए वो महंगी जर्मन कार्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे और चाइनीज कार मेकर अपनी गाड़ियों को डंप कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट में, जो कि लिटरली आधे प्राइस में आपको वही वैल्यू प्रोवाइड कर रही है जो कि जर्मन कार मेकर्स प्रोवाइड कर रही है। और ये सब हो इसलिए भी रहा है क्योंकि Volkswagen की गाड़ियां काफी ज्यादा महंगी भी हो गई है। तो एक इस ब्रांड को जो पहले का टैग था पीपल्स कार, दिस इज नो लॉन्गर अ पीपल्स कार मेकर, दिस इज अ लग्जरी कार मेकर नाउ। क्योंकि अगर आप VW गोल्फ का एग्जांपल है, जो कि इस ब्रांड के एक एंट्री लेवल हैचबैक आप कह सकते हैं, 2004 में जब इस गाड़ी का लॉन्च हुआ था इसका प्राइस अराउंड 12,000 पाउंड का था या फिर 12 लाख रुपए का था। अब इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस 25 लाख रुपए का हो गया और टॉप एंड मॉडल का प्राइस अराउंड 50 लाख रुपए का हो गया है। वही अगर आप Volkswagen Passat का एग्जांपल ले तो 2004 में इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 13 लाख रुपए का था, काफी अफोर्डेबल थी ये गाड़ी, यूरोप के अंदर मैं कह रहा हूँ। अब इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस 40 लाख रुपए का हो गया। इसके डीजल वाले वर्जन ऑलमोस्ट 60-70 लाख रुपए के आते हैं यूरोप में। तो एक एवरेज यूरोपियन जिसका पे स्केल राइज नहीं कर रहा पिछले 3-4 साल के अंदर वो कैसे एक 60 लाख रुपए की Volkswagen Passat लेगा, वो कैसे एक पीपल्स कार खरीदेगा जो कि 60 लाख रुपए की आती है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोपियन कार मेकर्स को यूरोप के अंदर ये गाड़ियां बनाना काफी महंगा पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक इंटरनल रिपोर्ट आई थी Volkswagen की, जिसके अंदर पता चला कि Volkswagen के 3 एम्प्लॉय मिलकर जितनी गाड़ी बना पाते हैं उतना टेस्ला का एक सिंगल एम्प्लॉय बना पा रहा है, क्योंकि टेस्ला ने ऐसी एफिशिएंसीज को ऐड करा हुआ है अपनी पूरे प्रोडक्शन लाइन में। साथ ही में Volkswagen ने एक और एनालिसिस करा जिसके अंदर जो उनकी मैक्सिकन फैक्ट्री है और अपनी यूरोपियन फैक्ट्री को कंपेयर करा और यूरोप के एक एवरेज अपने फैक्ट्री एम्प्लॉय को वो $80,000 पर ईयर का पे पैकेज दे रहे थे। वही सेम काम कराने के लिए वो मेक्सिको में बंदे को $20,000 पर ईयर का पे कर रहे थे। ऑलमोस्ट 4 गुना का डिफरेंस है, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर जो Volkswagen अपनी गाड़ी को बनाते हैं उसके अंदर 15% कॉस्ट जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर जाती है। वही बाकी जो सारे कार मेकर है फॉर एग्जांपल टेस्ला या फिर BMW वगैरह उनकी 5 या फिर 6% जाती है। BYD की इससे भी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से Volkswagen ने सोच लिया कि वी नीड टू कट कॉस्ट, क्योंकि इनके ऊपर इतना कर्ज है कि इससे सिर्फ इनको नुकसान नहीं होगा, जर्मनी की पूरी इकोनॉमी को नुकसान होगा, क्योंकि जर्मनी की सबसे बड़े एम्प्लॉयर है। जिसकी वजह से 2020 में इन्होंने अपने पिनिकल लग्जरी परफॉर्मेंस
सिमेंस कार मेकर बुगाटी को सेल कर दिया, रीमैक को। साथ ही में इस ब्रांड ने अपने कॉस्ट कटिंग पैकेज को बनाया, जिसके अंदर ये ब्रांड अपने जर्मनी के 3 बड़े कार प्लांट्स को बंद कर देगा परमानेंटली ऑलमोस्ट। साथ ही में अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनके वेजेस को 10% से स्लैश कर देगा और साथ ही में 35,000 एम्प्लॉयज को जॉब से हटा देगा। अब इस वाले प्लान को बनाना फोक्सवैगन के लिए आसान था, पर इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल था, क्योंकि फोक्सवैगन की बोर्ड मेंबर्स के अंदर पीएच फैमिली जो कि पोर्शा के मालिक है और लोअर सैक्सनी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठते हैं जो कि 75% वोटिंग राइट्स को कंट्रोल करते हैं। तो ऑब्वियसली मान लो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तो आप क्यों ही ऐसे प्लान को अप्रूव करोगे जिसके अंदर आपके ही बंदों को ले ऑफ कर देंगे और आपकी इमेज टार्निश होगी उनके आगे। तो ऑब्वियसली इनिशियली इस वाले प्लान को अप्रूवल मिला नहीं, पर बाद में अप्रूवल मिल गया जब फोक्सवैगन ने एग्री कर दिया कि वो अपने एग्जिस्टिंग सीईओ को हटा देंगे और नए सीईओ को अपॉइंट कर देंगे। पर फिर जैसे इस वाले प्लान को अप्रूवल मिला और फोक्सवैगन के एम्प्लॉयज को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक यूनियन फॉर्म करी और दिसंबर 1 को प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया फोक्सवैगन की फैक्ट्री के सामने। Workers at German car giant Volkswagen walked off the production line on Monday to protest the company's proposed cuts in wages and 1 लाख staff. एम्प्लॉयज अपनी पूरी वर्क शिफ्ट को छोड़ के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए कि हम ऐसे वेज कट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 70 आवर्स की मीटिंग बैठती है वोक्सवैगन की मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉयज यूनियन के बीच में और फाइनली एक सेटलमेंट होती है जो कि टेक्निकली वोक्सवैगन के लिए कुछ ज्यादा बेनिफिशियल हुई नहीं, क्योंकि जो उनकी पहली टर्म थी कि वो 10% वेज कट करेंगे उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो वोक्सवैगन ने बोल दिया कि हम 10% से वेज कट नहीं करेंगे। फिर जो वोक्सवैगन का दूसरा प्लान कट था कि वो 3 फैक्ट्रीज को बंद कर देंगे, उससे भी यूनियन ने इनकार कर दिया और वोक्सवैगन को ये भी बंद करना पड़ा। और जो थर्ड उनका प्लान था कि वो 35,000 एम्प्लॉयज को फायर करेंगे, तो वो यूनियन ने एक्सेप्ट कर लिया, पर जॉब कट अगले 4 साल के अंदर होगा, ऐसे एकदम से नहीं हो जाएगा ताकि वो लोग आगे नई जॉब्स को ले पाए। और इससे वोक्सवैगन कह रहे हैं कि वो अराउंड काफी सारे 1 लाख करोड़ अराउंड बचा पाएंगे एक सिंगल साल के अंदर, जो कि दोस्तों मुझे लग रहा है कि काफी खराब ही है ये करना, क्योंकि यूनियन में मानता हूं दोस्तों की अच्छी बात है, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए लड़ता है, पर टेक्निकली अगर कंपनी ही नहीं रहेगी, अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो क्या ही फायदा यूनियन का, लोगों की जॉब तो वैसे जाने वाली है। और ये सब करने के बाद वोक्सवैगन अपनी 700,000 कार्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को डिक्रीज कर देंगे जर्मनी में, और अगर उन्हें बढ़ाने का मौका मिला तो वो बढ़ाएंगे किसी टियर 2 कंट्री में, फॉर एग्जांपल मेक्सिको या फिर इंडिया वगैरह, जहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट काफी कम रहेगी। साथ में इस ब्रांड ने कोलैबोरेशंस करना भी स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल इंडिया में ये ब्रांड कोलैबोरेशन कर रहा है महिंद्रा के साथ, बात चल रही है ताकि ये ब्रांड अपनी इंडिया वाली यूनिट को बेच दे, उससे थोड़े बहुत पैसे आए इनके पास जो कि अपने इंटरनेशनल बिजनेस में लगा पाए। साथ ही में जो इनकी कारयार्ड वाला सॉफ्टवेयर वाली कंपनी थी जो कि एकदम फेल हो गई, उसको इन्होंने एकदम बंद कर दिया है, उसके एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है। और इस ब्रांड ने रिवियन के साथ कोलैबोरेट कर लिया है उनका सॉफ्टवेयर लेने के लिए और अपनी कार्स के अंदर डालने के लिए। और काफी चांस लग रहे हैं कि जो वोक्सवैगन ने रिसेंटली अपनी स्काउट एसयूवी को अनवील करा है यूएस मार्केट के अंदर, वो शायद रिवियन के साथ रिवियन वाली फैक्ट्री के अंदर ही प्रोड्यूस हो, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल पाए दोनों ब्रांड्स को, बढ़िया बढ़िया कॉस्ट कटिंग हो पाए दोनों ब्रांड्स के लिए। और रिवियन भी आपको पता ही है दोस्तों थोड़े बेकार हालत में है। और ऐसा भी नहीं है वोक्सवैगन की सिर्फ ऐसे बेकार सिचुएशन ही है, क्योंकि अगर आप यूरोपियन मार्केट देखें तो उसमें इस ब्रांड की सेल्स भले कम हो रही है, चाइना में इस ब्रांड की सेल्स कम हो रही है, पर मेक्सिको में और नॉर्थन अमेरिका में इस ब्रांड की सेल्स काफी बढ़िया इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए वहां पे एक बेनिफिट है और वहां पे इस ब्रांड के प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हाई है। साथ ही में इस ब्रांड के पास काफी सारी और सब्सिडीज है जिनके ये ब्रांड आईपीओ निकाल सकता है, बेच सकता है और काफी बढ़िया प्रॉफिट कमा सकता है। तो ऐसे नहीं इस ब्रांड के पास कमी है रिसोर्सेज की, पर कुछ ज्यादा ही इस ब्रांड ने इनएफिशिएंसीज को पाल लिया पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर। और क्योंकि जर्मनी की सरकार का भी काफी कुछ हाथ है इनकी मैनेजमेंट के अंदर, तो ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी के फॉर्म में इसकी मैनेजमेंट सेटअप हो गई एज कम्पेयर टू एक कंपेटिटिव कंपनी जो कि चाइनीज कार मेकर से भी दावल कर पाएगी। और मुझे क्या लगता है कि वोक्सवैगन ऑब्वियसली बैंकरप्ट तो नहीं होने वाला, पर इस ब्रांड को काफी सारा डाउनसाइज करना पड़ेगा और काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए आने वाले टाइम में। और ये था आज की वीडियो में। आप बताना क्या आप चाहते हैं कि वोक्सवैगन बैंकरप्ट हो या फिर ना हो, ऑब्वियसली कोई चाहेगा। और सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को ऐसी और कूल वीडियोस के लिए।